Hello everyone, Yes, sir. let's start today's lecture on Indian polity and governance. So, topic which we are going to cover today is Article 15 and 16. Previously, हमने Article 14 पढ़ा था. Article 14 में हमने पढ़ा दो बातों के बारे में. पहला, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वलिटी इन आइज ऑफ लॉ. और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने देखी थी वो ये थी, द वर्ड यूज्ड इन आर्टिकल 14 वाज नो पर्सन. नो पर्सन और नो पर्सन का मतलब होता है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ. ठीक है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ. वहां पर टर्म यूज किया गया था पर्सन, ना कि सिटीजन. तो पर्सन इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन. सो दैट मींस आर्टिकल 14 अप्लाइज टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड नॉन इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 15 और 16. तो आर्टिकल 15 की जो हेडिंग है वो कहती है क्या? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड्स पर. हमने देखा, पहले भी ये डिस्कशन किया है कि डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन में अंतर होता है. डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन में जो प्राइमरीली अंतर होता है वो ये है, डिस्टिंक्शन होता है एक रीजनेबल बेसिस पर, एक जस्ट और फेयर रीजन पर. डिस्क्रिमिनेशन होता है अनरीजनेबल या फिर आर्बिटरी. रीजनेबल का एंटीथीसिस होता है आर्बिटरी. अनरीजनेबल को ही हम दूसरे टर्म्स में आर्बिटरी कहते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो आर्बिटरी होता है या अनरीजनेबल होता है, और डिस्टिंक्शन जो है वो होता है एक रीजनेबल ग्राउंड पर. सो आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू. फर्दर, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो एक तरह का एडवर्स डिस्टिंक्शन है. एडवर्स डिस्टिंक्शन मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्लास को एडवर्सली वो अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, बुरा इंपैक्ट उस पर हो रहा है. दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, या फिर अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन. भाई बिल्कुल सिंपल, आप इसको ऐसे समझें कि यदि मैं पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में डिस्टिंक्शन कर रहा हूं तो वो किसी एक के रीजनेबल फेवर के लिए हो तब तो वो जस्टिफाइड है. बट यदि वो अनरीजनेबल है या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अनफेवरेबल है तब वो डिस्टिंक्शन कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन. और आर्टिकल 15 जो है वो बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, पहली बात. दूसरी बात, आर्टिकल 15 कुछ एक ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहा है जिन पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल 15(1) हम पढ़ते हैं. 15(1) का 15 क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट. ठीक है, एक बात हमने बार बार पढ़ी है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट एनफोर्सिएबल होती हैं? स्टेट के अगेंस्ट. तो ये किसको प्रोहिबिट कर रहा है? स्टेट को. एक चीज और हमने समझी थी, नेगेटिव ऑब्लिगेशन. नेगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब किसी भी चीज को रोकना. ठीक है, तो अगेन आर्टिकल 15(1) इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन. किसका नेगेटिव ऑब्लिगेशन? स्टेट का. ठीक है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से डाल लीजिए. दोनों बातें, नेगेटिव ऑब्लिगेशन और पॉजिटिव ऑब्लिगेशन में अंतर. नेगेटिव ऑब्लिगेशन वो होता है जो आपको किसी चीज को करने से रोक रहा हो. पॉजिटिव ऑब्लिगेशन वो होता है जो आपको कोई चीज करने के लिए मैंडेटरी कर रहा हो, फोर्स कर रहा हो, ऑब्लाइज कर रहा हो.
ठीक है। सो 15(1) इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन। दूसरी बात, जनरली फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है। तो ये सारे ऑब्लिगेशन किसके हैं? ये ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट के। सो आर्टिकल 15(1) says the state shall not discriminate against any citizen. The state shall not discriminate against any citizen. Any citizen, यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, the term used here is citizen, not person. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, क्वेश्चन यहीं से बनता है। यही है जो आपको एक एज दिलाएगा दूसरे लोगों से। आर्टिकल 14 बात कर रहा है एनी पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। आर्टिकल 15 बात कर रहा है सिटीजन की, इंडियन सिटीजन की। तो इंडियन सिटीजन में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट। ठीक है, किन किन ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये 1 2 3 4 5 ग्राउंड दिए गए हैं। इन 5 ग्राउंड पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन में। ठीक है, एक आदमी हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है स्टेट को करना। एक आदमी निग्रोइड रेस का है, दूसरा मंगोलॉइड रेस का है और वो इंडियन सिटीजन है, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एक आदमी ब्राह्मण बाय कास्ट है, दूसरा क्षत्रिय है, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एक मेल है, एक फीमेल है, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एक आदमी तमिल है, एक बंगाली है, तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये सारे ग्राउंड्स पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि इनके अलावा किसी दूसरे ग्राउंड पर स्टेट में डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, स्टेट में डिस्क्रिमिनेट ऑन अदर ग्राउंड। सो दिस इज अ जनरल प्रोविजन। ये एक सामान्य सा प्रोविजन है जो एक जनरल ड्यूटी स्टेट पर डाल रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे सिटीजन में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पर। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ religion, race, caste, sex, and place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to। तो यहां पर देखिए बाकी सारी बातें सेम है। किसको रोक रहा है? स्टेट को रोक रहा है। किसके बीच डिस्क्रिमिनेट करने में? सिटीजन के बीच डिस्क्रिमिनेट करने में। किन ग्राउंड्स पर? इन ग्राउंड्स पर। लेकिन किस चीज से? डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन। वो किसी सिटीजन को डिसेबल नहीं करेगा, किसी सिटीजन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, किसी सिटीजन पर कंडीशन नहीं लगाएगा, कोई लायबिलिटी इंपोज नहीं करेगा। इन 5 ग्राउंड पर किस चीज के रिगार्डिंग? एक्सेस टू पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी कि इन किसी भी 5 ग्राउंड में से एक ग्राउंड पर को स्टेट किसी भी सिटीजन को नहीं रोक सकता है पब्लिक शॉप्स में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल्स में जाने से या प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट पर जाने से। बेसिकली एक टर्म में कहें तो पब्लिक एरियाज जो है, द एरियाज विच आर मेंट फॉर जनरल पब्लिक, स्टेट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, डिसेबल नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को इन 5 ग्राउंड्स पर। ठीक है, ये स्टेट को रोक रहा है ऐसी कोई भी लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगाने में। क्यों डाला गया भाई ये आर्टिकल? ये आर्टिकल इसलिए डाला गया क्योंकि हमारे कंट्री का एक पुराना इतिहास रहा है। किस चीज का? अनटचेबिलिटी का, अस्पर्शता का, या और जनरल भाषा में जिसे हम कहते हैं अछूत प्रवृत्ति का।
कि कुछ लोगों को अछूत मान लिया जाता था और उनको कहा जाता था कि भैया आप पब्लिक रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलग रोड इस्तेमाल करो, आप पब्लिक शॉप्स यूज नहीं कर सकते, पब्लिक एरियाज में आप नहीं आ सकते। और हमारे आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अंबेडकर सख्त खिलाफ थे इस अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के। तो उनके बहुत ज्यादा कोशिश के बाद ये आर्टिकल डाला गया कि भैया स्टेट किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा किस चीज से, एक्सेस टू पब्लिक शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, इन सब में जाने से किसी को नहीं रोक सकता इन 5 ग्राउंड पर कि भैया आप ब्राह्मण हो तो फलाना थिएटर में नहीं जा सकते, आप जैन हो तो फलानी दुकान में नहीं जा सकते, आप महिला हो तो पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, या फिर आप तेलुगु हो तो एक थिएटर में नहीं जा सकते, तमिल हो तो जा सकते, एक्सेट्रा, इससे रोक रहा है। सेकेंडली, द यूज ऑफ वेल्स, वेल्स यानी कि कुआं, टैंक, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, पब्लिक की यूज के लिए बनाई गई चीजें जैसे कुआं, जैसे टैंक, जैसे बाथिंग घाट, जैसे रोड, जैसे नदी, नहर, नाले, ये सारी चीजें यूज करने से नहीं रोक सकते। कौन से वाले? which are wholly or partly made out of state fund or dedicated to use of general public। ऐसे वेल, टैंक, बैदिंग घाट, रोड, प्लेसेस एक्सेट्रा जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए गए हैं या फिर स्टेट के फंड से बनाए गए हैं, उनमें अब आप जैसे इसको ये समझे, मान लीजिए मेरा एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो क्या कोई भी आदमी आ सकता है मेरे प्राइवेट स्विमिंग पूल में? या फिर मेरा बहुत बड़ा सा बंगला है 12-15 हजार एकड़ में फैला हुआ, उसमें रोड वोड भी बनी है, वो प्राइवेट रोड है, क्या कोई भी उस पर आ सकता है, एक्सेस कर सकता है? सो आंसर इज नो। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट रिसोर्ट्स, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की ये बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे पब्लिक रिसोर्ट्स के प्लेसेस, वेल्स, टैंक्स एक्सेट्रा जो पार्शियली या होली स्टेट फंड से बने हैं या फिर जनरल पब्लिक के यूज के लिए हैं। तो जनरल पब्लिक के यूज के लिए हैं तो आप पब्लिक में डिस्क्रिमिनेट मत करो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। ऑल राइट, ये दोनों आर्टिकल आई होप आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल जनरल आर्टिकल है, ये स्टेट को प्रोहिबिट कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन से। अब देखिए, अब आती है मजेदार बात, मजेदार बात आती है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में। 15 सब क्लॉज 3 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2। 15 क्लॉज 3 एक एक्सेप्शन है, एक एग्जम्पशन है, किसका? 15 क्लॉज 1 का और 15 क्लॉज 2 का। ये एक अपवाद है। क्या कह रहा है ये 15 क्लॉज 3? स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है। देखिए, जनरल प्रोविजन क्या कह रहा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यहां पर लेकिन कह रहा है कि वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो क्या ये जेंडर या सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है? माय आंसर इज नो। Why? Because this is not a discrimination, this is distinction। ये एक फेवरेबल डिस्टिंक्शन है, ये एक रीजनेबल डिस्टिंक्शन है। Why? To provide special safeguard to women and children। इन दो क्लासेस के लिए एक स्पेशल सेफगार्ड है, ये किसी को एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा। यदि किसी विमेन के लिए कोई स्पेशल राइट बनाया जा रहा है तो क्या किसी मैन के लिए वो नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है? क्या किसी पुरुष का कोई नुकसान उससे हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। या किसी चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल लॉ बन रहा है?
तो ऐसे लोग जो चिल्ड्रन की कैटेगरी में नहीं आते, द अडल्ट्स, द अडोलसेंट्स, जो वयस्क लोग हैं, क्या उनको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है? नो, इनको फेवर जरूर कर रहा है लेकिन दूसरे को एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा. सो दिस इज नॉट discrimination, this is distinction. I hope now you understood the idea. ठीक है. सो 15 क्लॉज 3 एक तरह से एक्सेप्शन है 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का. इसका एग्जांपल देखें हम. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एक्सेट्रा में 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए. पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में, लोकल बॉडीज में 33% रिजर्वेशन है. तो क्या ये पुरुषों को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. देयर आर अदर 67% सीट्स which are unreserved. On that they can fight election, so that is absolutely fine. इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए हमने 33% रिजर्वेशन दे दिया, तो क्या बुरा किया? कोई बात नहीं. नेक्स्ट देखें. प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, 6 से 14 साल उम्र तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टेट. ठीक है. 6 to 14 years ऑफ एज के चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टेट. तो अब 14 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए क्या ये प्रोविजन कोई नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. 15 सब क्लॉज 3 जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, वो एक डिस्टिंक्शन बना रहा है. ठीक है. सो 15 clause 3 is an exception to 15 clause 1 and clause 2. Are you people understanding this? तो ये तो हो गई 15 clause 3 की बात. अब आ जाते हैं 15 clause 4 की बात करते हैं. ये भी एक तरह का एक्सेप्शन ही है क्लॉज 1 और 2 का. क्या बात कर रहा है ये? आइए देखते हैं. The state is permitted to make any special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens. Please mark these two terms, socially and educationally backward. Please mark these words and please learn them by heart. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, पिछड़ी हुई क्लासेस. व्हाट आर द टू ग्राउंड्स? सोशली एंड एजुकेशनली. ठीक है. बैकवर्डनेस का जो ग्राउंड यहां पर दिया गया है वो क्या है? सोशली एंड एजुकेशनली. ध्यान देने वाली बात यह है कहीं भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्राउंड नहीं दिया गया है 15 क्लॉज 4 में. ठीक है. 15 क्लॉज 4 में इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्राउंड नहीं दिया गया है, हालांकि अब वो ग्राउंड एक अलग से ऐड हो गया है. ऑलराइट. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड क्लासेस ऑन 2 ग्राउंड्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, or for the scheduled caste and scheduled tribes. scheduled caste and scheduled tribes के लिए तो यहां पर 3 कैटेगरीज हो गई. पहली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नंबर 1, शेड्यूल्ड कास्ट नंबर 2, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नंबर 3. इन तीनों के एडवांसमेंट के लिए, इन 3 कैटेगरीज के एडवांसमेंट के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट के पास ये परमिशन है कि वो लॉज बना सकता है. ठीक है. आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इज एम्पावरिंग द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन. ठीक है. जिसको हम आरक्षण कहते हैं, आरक्षण देने का
पावर, आरक्षण देने की शक्ति, रिजर्वेशन का पावर 15 सब क्लॉज 4 से मिल रहा है। और 15 सब क्लॉज 4 किन 3 कैटेगरीज की बात कर रहा है? एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन तीनों के एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन स्टेट दे सकता है। ये बात कर रहा है 15 सब क्लॉज 4। इसके एग्जाम्पल में सेम यही बात दी हुई है। क्या बात दी गई है भाई? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फ्री कंसेशंस इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाता है भाई। अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वो रिजर्वेशन कहां से मिल रहा है? 15 सब क्लॉज 4 से। और ये 15 सब क्लॉज 4 कहां से आया था? इट वाज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो ये भी आप याद रखिएगा। 15 क्लॉज 4 इनिशियली नहीं था, बाद में ऐड हुआ। 15 सब क्लॉज 4 ऐड हो रहा है 1951 में। कब हो रहा है? 1951 में, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आगे देखते हैं 15 क्लॉज 5। द स्टेट इज empowered to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen, or for the scheduled caste and scheduled tribes regarding their admission to educational institution, including private educational institutions। देखिए क्या अंतर है 15 क्लॉज 4 और 5 में। 15 क्लॉज 4 बात कर रहा है पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है स्टेट। 15 सब क्लॉज 5 बात कर रहा है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कौन से? इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि 15 सब क्लॉज 5 कह रहा है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन बना सकता है स्टेट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन कुछ तरह के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें वो रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं बना सकता, रिजर्वेशन के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता। कौन से हैं वो इंस्टीट्यूशन? वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टेट 15 क्लॉज 5 में किसी भी इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ओबीसीज, एससीज और एसटीज के एडमिशन के लिए प्रोविजंस बना सकता है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी के एडवांसमेंट के लिए बने हैं, उनमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा इन 3 क्लासेस को। क्यों? रीजन इज दैट कि भाई वो इंस्टीट्यूशन तो ऑलरेडी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है फॉर एडवांसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास के एडवांसमेंट के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस है वो। कौन सी क्लास है वो? क्लास है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक लोगों के एडवांसमेंट के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए कौन कौन से अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत में। विच ऑल आर द माइनॉरिटीज इन इंडिया? सो दे आर मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ज़ोरोस्टेरियंस, पारसीज एंड जैन। ये सारी कम्युनिटी माइनॉरिटी है इंडिया में। बहुत कम नंबर है इनका भारत में, ठीक है, बहुत ही कम नंबर है इनका भारत में। इसीलिए इनके एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का पावर इन कम्युनिटीज के पास होता है, जिनको हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एग्जम्प्टेड किया गया है रिजर्वेशन से,
कि भाई SC STs और OBCs के लिए रिजर्वेशन इन इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिया जाएगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में देना जरूरी नहीं है। ठीक है, 15 क्लॉज 4 और 5 आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 की हेडिंग ध्यान से देखें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब बिल्कुल सरल भाषा में आप समझें, सरकारी नौकरी, ऐसी नौकरियां जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट, ऐसा रोजगार जो सरकार प्रोवाइड करती है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दैट इज टर्म्ड एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 जो है वो बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यदि सरकार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कर रही होगी तो उसमें सबको बराबरी का मौका देगी। ठीक है, हमने अपने प्रियम्बल में भी पढ़ा था एक टर्म, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16। ठीक है, अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा एक जनरल प्रोविजन है 16। तो देखते हैं 16 क्लॉज 1 क्या कह रहा है। देयर शैल बी an equality of opportunity for all citizens in matter related to employment or appointment to any office under the state। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, ये अवसर की समानता दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये बात कर रहा है सिटीजन्स की। अगेन यहां पर बात देने वाली ध्यान जो है, अगेन ध्यान देने वाली बात जो यहां पर है वो है सिटीजन्स की। यूएस का आदमी आकर क्लेम नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जॉब दे रही है तो हमको भी इक्वली राइट मिलना चाहिए। नो, ये बात कर रहा है सिटीजन्स की, भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन्स को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हर हिंदुस्तानी को बराबरी का अवसर दिया जाएगा, किस चीज में, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कोई भी ऐसा ऑफिस है, कोई भी ऐसा पद, कोई भी ऐसा पोस्ट, कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन, कोई भी ऐसी नौकरी है जो स्टेट के अंडर में है, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में हर इंडियन सिटीजन को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये एक जनरल सी बात कर रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। ये स्टेट को फोर्स कर रहा है, ये स्टेट को पुश कर रहा है कि आप सबको बराबरी का अवसर दोगे। फाइन, अब आते हैं 16+2 पर। ये देखें आप, तो ये एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है अगेन, क्योंकि ये स्टेट को रोक रहा है कुछ करने से। क्या करने से रोक रहा है? ये रोक रहा है स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से। किन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट करने से? वही 5 ग्राउंड जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पिछले कुछ देर में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट करने से रोक रहा है। किसको? स्टेट को। लेकिन यहां पर किस कॉन्टेक्स्ट में? एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि जब स्टेट कोई नौकरी लोगों को दे रहा होगा, कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक अपॉइंटमेंट जब स्टेट कर रहा होगा, तब स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किन ग्राउंड पर?
रिलीजन के ग्राउंड पर, रेस के ग्राउंड पर, कास्ट के ग्राउंड पर, सेक्स के ग्राउंड पर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर। ठीक है, इन पांचों ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट बोल दे भाई साहब हमको आईएएस बनाने हैं, लेकिन सिर्फ पुरुष पुरुष आईएएस बनेंगे, महिला महिला आईएएस नहीं बन सकती, ऐसा तो नहीं कर सकता। या फिर स्टेट कह दे कि साहब हम सिर्फ तमिल लोगों को आईपीएस बनाएंगे, बाकी के स्टेट्स के लोगों को आईपीएस नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकती। या फिर कह दे कि भैया सिर्फ क्षत्रिय जो है वो आर्मी में जाएंगे, ब्राह्मण वैश्य या दूसरे कास्ट जो है वो नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं कर सकती। तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज ग्राउंड व्हाइल मेकिंग प्रोविजंस फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और मेकिंग प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट टू अ पब्लिक ऑफिस। 16 सब क्लॉज 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 16 क्लॉज 1 कह रहा है कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, इसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए 16 क्लॉज 2 दे रहा है। 16 क्लॉज 2 रोक रहा है स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से इन 5 ग्राउंड पर। ठीक है, ओके। सो 16 सब क्लॉज 3 जो है वो एक तरह से एक्सेप्शन बना रहा है 16 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में दिए हुए जनरल रूल का। और 16 क्लॉज 3 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग लॉज प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड्स टू class or classes of employment or appointment to a public office under government of or any local authority within a state UT any requirement as to residence prior to such employment। बिल्कुल सिंपल सी बात ये कह रहा है कि सपोज कुछ पर्टिकुलर टाइप के एम्प्लॉयमेंट है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की नौकरियां हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के रोजगार हैं, ऐसे पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ रेसिडेंट, मतलब कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पर कुछ अलग लॉज बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में गांव के लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स और उन सारी चीजों के लिए जो लोग डील करते हैं, ऐसे लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कोटवार उनको कहते हैं, ग्राम रक्षक कहते हैं, ग्राम सखा टाइप ऐसे कुछ कहते हैं। तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कि भाई वो उसी पर्टिकुलर गांव का व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उसको उस गांव की समझ ज्यादा होगी। तो ऐसे पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉ बनाया जा सकता है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस या प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पर डिस्टिंक्शन किया जा सकता है। या फिर मध्य प्रदेश में कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है विच इज मेंट ओनली फॉर पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें आपके लिए मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना जरूरी है, तो ऐसा किया जा सकता है। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इसमें एक बात यह भी है, इट शुड बी मेड प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट। ऐसे एम्प्लॉयमेंट के पहले वो करना पड़ेगा, बाद में नहीं। ठीक है, बाद में नहीं, यानी कि जो नोटिफिकेशन निकल कर आता है या एडवर्टीजमेंट जो पब्लिश होता है उसी में ये बात मेंशन होनी चाहिए कि साहब फला फला एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फला फला जगह के लोगों के लिए है, नॉट बियॉन्ड दैट टेरिटरी। तो ऐसा किया जा सकता है, ये बात कह रहा है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3। 16 सब क्लॉज 3 में याद करने वाली बात है, एक रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस, कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस के रेसिडेंट हो
ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली परमिसिबल। अब आ जाते हैं 16 क्लॉज 4 पर। 16 क्लॉज 4 अगेन एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के लिए। 16 क्लॉज 4 को पहले हम पढ़ते हैं। बेयर रीडिंग, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in service under the state। ठीक है, 16 क्लॉज 4 बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हम कहें तो बात कर रहा है रिजर्वेशन की। किस चीज में रिजर्वेशन के लिए? अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन के लिए। देखिए 15 में जिस रिजर्वेशन की बात थी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के रिजर्वेशन की बात थी। 16 क्लॉज 4 में जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है वो अपॉइंटमेंट में, जॉब्स में, नौकरी में, पोस्ट में, पद के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहा है। किन के फेवर में? बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में। ठीक है, ऐसी क्लासेस जो पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड है। बैकवर्डनेस के ग्राउंड क्या होंगे? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। और ऐसी क्लासेस inadequately represented है, they are not adequately represented in those services under the state। यानी कि कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो कि पिछड़ी हुई है, जो कि बैकवर्ड है और किसी सर्विसेज में वो एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। फर्ज कीजिए एक स्टेट में एक पर्टिकुलर क्लास टोटल पॉपुलेशन का 25% बना रही है, तो भाई उस पर्टिकुलर क्लास का रिप्रेजेंटेशन सर्विस में भी तो 25% होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है अपॉइंटमेंट में। तो 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। इसी 16 क्लॉज 4 को हम कैच अप रूल भी कहते हैं। कैच अप, ये टोमेटो सॉस वाला कैचअप नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियसली मेरे कुछ एक स्टूडेंट को जब मैंने डिक्टेट किया कि दिस इज नोन एज कैचअप रूल, सो दे रोट KETCHUP, क्या पता जो कैचअप की स्पेलिंग होती, नॉट दैट कैचअप। कैच अप, कैच अप का मतलब होता है कि आप एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हो तो आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा है? सो दैट यू कैन कैच अप विद द अदर्स। ठीक है, आपको एक स्पेशल विंडो दिया जा रहा है रिजर्वेशन के नाम पर कि आप कैचअप कर सको, आप बराबर पहुंच सको उन लोगों के जिनसे आप पीछे रह गए, है ना। आप बैकवर्ड रह गए तो यू कैन कैच अप टू कम फॉरवर्ड। तो कैसे कैचअप करोगे? बाय दिस रिजर्वेशन। So this is termed as catch up rule। 16 clause 4 provides for catch up rule। गलती से कभी प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैच अप रूल कहां दिया हुआ है? सो इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। किस चीज से रिलेटेड है ये? रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब आते हैं 16 क्लॉज 4A। 16 क्लॉज 4A देखिए यहां पर स्टार मार्क किया गया है। इस स्टार का मतलब नीचे लिखा हुआ है। सो दिस 16 क्लॉज 4A was inserted in the constitution by 77th Amendment Act of 1995। ध्यान रखिएगा ये बात। 16 क्लॉज 4A कब आया? तो वो आ रहा है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से।
क्या बात कर रहा है ये? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation. अगेन डबल स्टार लगा, ये डबल स्टार का मतलब हम आगे समझेंगे. In matters of promotion, in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribe, in which in the opinion of state are not adequately represented in services under the state. इसको बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो कुल मिलाकर आर्टिकल 4A बात कर रहा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन की. प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है. किस आर्टिकल के वर्च्यू से? आर्टिकल 4A के वर्च्यू से. किन किन के लिए ये रिजर्वेशन टू प्रमोशन प्रोवाइड किया जा सकता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है. कब? जब स्टेट को ये लगे कि ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब उस पर्टिकुलर सर्विस में एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है. ठीक है, एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, ऐसा यदि स्टेट को लगता है, ऐसी कंडीशन में स्टेट एक लॉ बना सकता है उनके लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने के लिए. ठीक है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने के लिए स्टेट चाहे तो प्रोविजन बना सकता है. ये डबल स्टार जो आप यहां पर देख पा रहे हो इसका एक्सप्लेनेशन आगे है. सब्स्टिट्यूटेड बाय 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001. बहुत ज्यादा कुछ खास बात है नहीं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. पहले ये प्रमोशन में रिजर्वेशन और भी लोगों के लिए रहा होगा, लेकिन 85th अमेंडमेंट ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और चेंज करके सिर्फ किन लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहा है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए. तो 4A में याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है. प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है. किसके लिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, यदि स्टेट को यह लगता है कि उनके पास एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? मैं एक बार फिर से फटाफट 16(3), 4 और 4A रिपीट कर देता हूं. आर्टिकल 16 क्लॉज 3 एक एक्सेप्शन है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 16 क्लॉज 3 कुल मिलाकर बात कर रहा है ये कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कि वो एक लॉ बना सकता है रिगार्डिंग any class or classes of employment or appointment to a public office under government of any state या फिर any local authority within a state or UT. किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी में, यूनियन टेरिटरी में यदि कोई एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंस एक रिक्वायरमेंट है. ठीक है, यदि इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल के लिए समझे एमपी में कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट निकल रही है, उस पोस्ट के लिए ये रेक्विजिट है, ये रिक्वायरमेंट है कि उस पोस्ट का व्यक्ति एमपी का रेसिडेंट होना चाहिए. तो ऐसा रिक्वायरमेंट एब्सोल्युटली परमिसिबल है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 3. ठीक है, 16 क्लॉज 3 में ये परमिसिबल है कि रेसिडेंस एज अ रिक्वायरमेंट रखा जा सकता है, बट ऐसे एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के प्रायर. मतलब ये कि यदि कोई नोटिफिकेशन आप निकाल रहे हो या कोई एक एडवर्टीजमेंट आप किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए निकाल रहे हो, तो आप जो है क्या कर सकते हो? आप
कर सकते हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक रिक्वायरमेंट 16 क्लॉज 3 ये बात कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मूविंग फर्दर, 16 क्लॉज 4, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state. Long story short, कुल मिलाकर 16 क्लॉज 4 बात कर रहा है रिजर्वेशन की। ठीक है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है 16 क्लॉज 4। किस चीज में रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स और रिजर्वेशन इन पोस्ट। ठीक है, 15 में जो रिजर्वेशन हमने देखा था वो रिजर्वेशन था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। यहां जिस रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं वो है अपॉइंटमेंट के लिए। तो अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, किन किन के फेवर में? एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ऐसी बैकवर्ड क्लास जो स्टेट की ओपिनियन में उस पर्टिकुलर सर्विस में एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, यदि लगता है स्टेट को कि एक बैकवर्ड क्लास एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है पर्टिकुलर सर्विस में, उस पर्टिकुलर क्लास के लोग सर्विसेज में नहीं आ पा रहे हैं ड्यू टू देयर बैकवर्डनेस, तो एक विंडो उनके लिए ओपन की गई है, थोड़ी सी पॉलिसी रिलैक्स की गई है उनके लिए कि आपके लिए अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, इस रूल को हम कहते हैं कैच अप रूल। कैच अप रूल का मतलब ये होता है कि यू आर बैकवर्ड फॉर सम रीजंस। ठीक है, कुछ रीजन से आप बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हो, तो वी आर गिविंग यू अ कन्वीनियंस और वी आर गिविंग यू अ रिजर्वेशन so that you can catch up with others, the so called forwards, the so called advance। ठीक है, जो आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल पाओ, आप भी उनके साथ कैच अप कर पाओ, इसके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। सो 16 क्लॉज 4 सिंपली प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4A पर। 16 क्लॉज 4A, एक स्टार मार्क आपको दिख पा रहा होगा। स्टार मार्क का मतलब ये है कि ये 4A ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में इंसर्ट हुआ है। ये इंसर्ट हुआ है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से। 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने ये आर्टिकल लेकर इंसर्ट किया। क्या कहता है ये आर्टिकल? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation. So again this is talking about reservation, but इसमें और इसमें 4 और 4A में क्या अंतर है आगे देखते हैं। इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, या ध्यान रखने वाली बात 4A में यही है। किस तरह के रिजर्वेशन की बात कर रहा है? प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन की बात कर रहा था 16(4) में, 4A में प्रमोशन की बात कर रहा है कि भाई आप अपॉइंट तो हो गए लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद प्रमोशंस भी तो होते हैं। तो ये बात कर रहा है रिजर्वेशन इन प्रमोशंस की। और एक ध्यान देने वाली बात, यहां पर वो बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा था, यहां पर स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस या 2 ग्रुप्स की बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो किसके लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल सकता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वो भी कौन सी कास्ट और कौन सी ट्राइब? विच आर not adequately represented in services under the state।
यदि कुछ एक ऐसी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सर्विस में, तो उन सर्विसेज में इन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ये बात कह रहा है 4A। ये जो डबल स्टार के साथ एक बात लिखी है, ये कुछ इतनी विशेष ध्यान देने वाली बात है नहीं है, फिर भी आप चाहे तो इसको याद कर लेना, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, क्योंकि पूछा अभी तक गया नहीं ये सब कि कब ये सब्स्टिट्यूट हुआ एक्सेट्रा। तो ये जो डबल स्टार वाली बात है, इसको आप चाहो तो इग्नोर कर दो, याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 4B ईयर 2000 में 81st अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट हुआ था। ठीक है, और ये बात कर रहा है, लेट मी क्विकली रीड दिस, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ अ ईयर which are reserved for being filled up in that year in accordance with provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in succeeding year or years, and such class of vacancy shall not be considered together with vacancies of the year in which they are being filled up for determining ceiling of 50% रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसको अब मैं सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। पहली बात समझने वाली, याद रखने वाली, मैक्सिमम रिजर्वेशन जो किसी भी ईयर में दिया जा सकता है वो होता है 50%, नॉट बियॉन्ड 50%। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन हो गई तब ही 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक बात ये आप याद रख लें। दूसरी बात, सपोज किसी एक ईयर में एक गिवन परसेंटेज ऑफ सीट्स या गिवन नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की गई थी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। अब उस साल वो पर्टिकुलर सीट फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, अब वो सीट फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा भाई, फुलफिल तो करनी है। ऐसा तो होगा नहीं कि वो रिजर्व सीट को कन्वर्ट करके आप अनरिजर्व बना दोगे, ये तो आप कर नहीं सकते हो, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो जाएगा या एक तरह से एवरेजिंग ऑफ राइट हो जाएगा। तो आप वो रिजर्वेशन जो एक बार दिया है वो छीन नहीं सकते। कानून एक हाथ से जो देता है दूसरे हाथ से वो वापस नहीं ले सकता है। तो अब उन अनफिल्ड सीट्स का क्या होगा, वो एज अ बैकलॉग अगले साल फिर निकाली जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए 50% टोटल रिजर्वेशन है, अगले साल सपोज 100 सीटें निकल रही हैं और पिछले साल की 20 सीटें अनफिल्ड थी। अब मैक्सिमम कैप कितना है रिजर्वेशन का, 50%। तो जो 100 सीट निकली है उसमें 50% रिजर्वेशन है। अब ये 20 रिजर्व सीट और उसमें ऐड हो जाएंगी, तो ये तो 50% के कैप को क्रॉस कर जाएगा। जो सीलिंग परसेंटेज है 50% उसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट कितनी हो जाएंगी, 70 आउट ऑफ 120, है ना। तो ये आर्टिकल 4 भी यही कह रहा है कि भाई अगले साल आप वो वैकेंसीज रिकंडक्ट करा सकते हो उनके लिए, उनकी फिलिंग के लिए, और इसको सीलिंग का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई अनफिल्ड वैकेंसी है वो आप बैकलॉग के थ्रू नेक्स्ट ईयर फिर कोशिश करोगे भरने की, और वो बैकलॉग की वैकेंसीज जो है वो 50% सीलिंग का वायलेशन नहीं माना जाएगा, वो कंसीडर नहीं करी जाएंगी उस सीलिंग में। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। ठीक है, जो पुरानी वैकेंसीज थी, जो बैकलॉग वैकेंसीज थी, वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई अगले साल के लिए। ठीक है, इस रूल को हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। तो यदि प्रीलिम में ये क्वेश्चन गलती से आ जाए कि कैरी फॉरवर्ड रूल कहां दिया है, सो दैट इज आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्लॉज 5 की तरफ। क्लॉज 5 बिल्कुल सिंपल भाषा में आप एक बात समझ लो
सर नथिंग। हाँ सर, तो जो ये सीट्स बची हैं वो हम अगली साल नहीं लेंगे, तो फिर क्या करेंगे उन सीट्स का? अगले साल नहीं लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ अगले साल लेंगे। तो फिर सर वो 50% से ज्यादा नहीं हो जाएंगी? तो एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है ना, कि फिर वो 50% का वॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो पिछले साल की सीट्स हैं। ठीक है, वो लास्ट ईयर की सीट्स हैं जो अनफिल्ड थी, उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले साल, इसलिए उसको एक इस साल की 50% वाले कैप में नहीं रखा जाएगा। एक साल में 50% रिजर्वेशन मैक्सिमम हो सकता है, राइट, लेकिन ये सीट तो पिछले साल की है ना। ठीक है, फिल नहीं हुई थी, इसलिए हमने उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यही बात 4B कह रहा है सिंपल टर्म्स में, कि पिछले साल की सीट्स यदि आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो सीलिंग का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ऑल राइट। सो क्लॉज 5 पर आते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that the incumbent of an office in connection with affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular डिनोमिनेशन। बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ लो, यदि कोई ऐसी पोस्ट है, रिलीजियस पोस्ट है, या फिर कोई ऐसा डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिस पर एक पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति ही बैठ सकता है, ठीक है, तो उसको इन सारे प्रोविजंस का वायलेशन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझे, एक पर्टिकुलर मंदिर है, मंदिर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उस मंदिर की ये परंपरा है कि उसमें जो मुख्य पुजारी होता है वो फला फला जगह का एक ब्राह्मण होगा। ठीक है, तो ये रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है ना। या फिर मान लीजिए ये कोई एक ट्रस्ट है, ठीक है, कोई एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट की ये क्वालिफिकेशन है कि एक पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर ही उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनेगा, तो बाकी लोग उस पर क्लेम नहीं कर सकते ना। तो ये बात वो कह रहा है आर्टिकल 16 का क्लॉज 5, कि यदि किसी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन में या कोई मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी का ये जरूरी है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस करे या फिर वो बिलोंग करे एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को। और एग्जाम्पल से देखें आप, मान लीजिए गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर है, वहां पर ये क्वालिफिकेशन है कि जो भी वहां का हेड होगा उसको सिख होना जरूरी है। तो क्या कोई ब्राह्मण क्लेम कर सकता है कि साहब हम भी तो ब्राह्मण है, हमको उसका क्यों नहीं बना रहे हो आप? या कोई जैन आदमी आकर कहे कि हमें बनना है? सो नो, इट इज नॉट अलाउड एंड दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल अफेक्ट नहीं करेगा कोई भी ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऐसी कंडीशन में जब ये आवश्यक है, जब ये रेक्विजिट है कि एक्स पोजीशन पर वाई डिनोमिनेशन वाला या वाई क्वालिफिकेशन वाला पर्सन ही बैठ सकता है। ठीक है, ये फिफ्थ कह रहा है। क्लॉज 6 पर आ जाते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 6, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी कि ये बिल्कुल रिसेंटली ऐड हुआ है, वेरी वेरी रिसेंटली दिस clause is added to article 6. It was inserted by 103rd constitutional amendment of 2019, 2019 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। 103rd अमेंडमेंट से क्या कह रहा है ये? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन
अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4। कौन कौन सी क्लासेस मेंशन्ड है जी 4 में? SC, ST and OBC. So basically this article is talking about the economically weaker section of unreserved class. ठीक है, अनरिजर्व क्लास के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की ये बात कर रहा है। अनरिजर्व क्लास यानी कि जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हो जनरल कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी जैसा कोई टर्म लीगली होता नहीं है, लॉ में उसे कहते हैं अनरिजर्व क्लास। तो ऐसे अनरिजर्व क्लास के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये क्लॉज एक रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है, विच विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। ठीक है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन यानी कि वो जो 50% वाला कैप है उसके अलावा ये जो भी परसेंट रिजर्वेशन होगा दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात कही थी कि एक्सेप्शनल कंडीशन में ये रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो सकता है। तो यही वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जिसमें उस 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। एंड व्हाट इज दैट एक्सेप्शनल कंडीशन? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, दीज आर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ अनरिजर्व क्लास। इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके एडवांसमेंट के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। कितना होगा ये? 10%। देखिए लिखा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10%। ठीक है, मैक्सिमम 10% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ अनरिजर्व क्लास के लिए रिजर्व की जा सकती है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 6। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। तो आज हमने आर्टिकल 16 तक खत्म कर लिया है।